हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वजह से काफी प्रोबेबिलिटी बनती है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछता है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएस जिसे कहते हैं इन शॉर्ट, हैव बीन बोरोड फ्रॉम। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? सो ऑप्शन ए द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। यहाँ से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और लेटेस्ट सी क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछता है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट सेगमेंट्स बने हुए हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनमें अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं। इस तरह से जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया गया है? सो ऑप्शन ए पार्ट 11, ऑप्शन बी पार्ट 3, ऑप्शन सी पार्ट 4, ऑप्शन डी पार्ट 7। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्ट 4। जो पार्ट 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। तो पार्ट 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? इनमें से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो विलेज पंचायत की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज की जाए इसके बारे में डील करता है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो आर्टिकल कौन सा है? ऑप्शन ए आर्टिकल 33, ऑप्शन बी आर्टिकल 42, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑप्शन डी आर्टिकल 37। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 40, जो बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। Option C, Article 40. Now question number 4. Choose the incorrect statement from the following with regard to directive principles of state policy. Directive principles of state policy के रेफरेंस में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, इनमें से एक गलत है, वो आपको चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट सेज they promote means the directive principles of state policy promote the concept of welfare state। ये बिल्कुल सही है, बिकॉज जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनका यही एसेंस है। वो कहीं ना कहीं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स। तो ये एक वेलफेयर स्टेट की बात करता है और ये सही है। स्टेटमेंट सेकंड कहता है दे टॉक अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका भी एक प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, इसलिए ये स्टेटमेंट जो बी है वो भी करेक्ट है। स्टेटमेंट सी सेज दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो स्टेट पॉलिसी हैं वो अगर इन्फोर्स नहीं होते हैं, इनकॉर्पोरेट नहीं किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, या कोर्ट गवर्नमेंट को, ये लॉ गवर्नमेंट को बाउंड करता है उनको लीगली इन्फोर्स करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। लेकिन जो डी है दे प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। मतलब उन्हें इनकॉर्पोरेट या इन्फोर्स करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते ना, कोर्ट गवर्नमेंट को उसके लिए बाउंड करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की मोरल ड्यूटी बनती है कि वो अपने लॉज में, जो वो लॉज बनाती है उनमें इनके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको जरूर इनकॉर्पोरेट करे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछता है व्हाट डज आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 44 है वो, उसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, वो किसकी बात करता है? तो स्टेटमेंट फर्स्ट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ऑप्शन बी प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ऑप्शन डी यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज जो आर्टिकल 44 है वो बात करता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। इसके प्रोविजंस आर्टिकल 44 में दिए गए, तो यहाँ पे ये राइट आंसर चॉइस होगा ऑप्शन डी। Now question number 6. Which article of the Indian Constitution talks about the promotion of international peace and security? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए आर्टिकल 43, ऑप्शन बी आर्टिकल 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 47, ऑप्शन डी आर्टिकल 55।
तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 51, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में सबसे लास्ट आर्टिकल है और ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक अबाउट? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है वो किसकी बात करता है, उसमें क्या प्रोविजंस दिए गए हैं? ऑप्शन ए प्रमोशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने की बात करता है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है। ऑप्शन बी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने, कंजर्व करने, इंप्रूव करने की बात करता है। या ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके डिसीजंस हैं, एग्जीक्यूशन के जो काम करते हैं उनसे जो जुडिशियल फ्रेमवर्क है उसको अलग करने की बात करता है। या ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इनमें से क्या प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 50 में? तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो पूरा जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल फ्रेमवर्क है उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, ये आर्टिकल 50 बात करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी separation of judiciary from executive. Now question number 8. In which of the following cases the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental rights and directive principles? इनमें से किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बीच एक बैलेंस है, एंड वो बैलेंस बना रहना चाहिए ताकि इनके बीच जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब ना हो, एंड कोई भी एक दूसरे को सुपरसीड ना करे, इनके बीच में कोलैबोरेशन कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए द गोलकनाथ केस 1967, ऑप्शन बी द मिनरवा मिल्स केस 1980, ऑप्शन सी द केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन डी द चंपाकम चंपाकम दुराईराजन केस 1951। तो इस रेफरेंस में, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द मिनरवा मिल्स केस 1980। ये जितने भी इसमें केसेस दिए गए इंपॉर्टेंट हैं विथ रिगार्ड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो आप इन्हें जरूर सेपरेटली रीड करें। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। Question number 9. Choose the correct statement from the following with regard to directive principles of state policy. Directive principles of state policy के रेफरेंस में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए, इनमें से एक सही है, वो आपको चूज करना है। ऑप्शन ए दे हैव नेवर बीन अमेंडेड सो फार, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो अब तक अमेंड नहीं किए गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए तो सेम उसी फॉर्म में है। ये गलत है बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अब तक कई बार अमेंड किया जा चुका है थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स। ऑप्शन बी दे आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, ये बिल्कुल ही गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी दे ऑपरेट बेटर इमरजेंसी ओनली, ये भी इनकरेक्ट है, ऐसा कोई केस नहीं है। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट दे सीक टू स्टैब्लिश द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये यहाँ पे सही है बिकॉज ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके जो डिफरेंट आइडियल्स है उसको स्टैब्लिश करने की बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दे सीक टू एस्टैब्लिश द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ये इन सबके बीच में एक करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, आर्टिकल 43A talks about the participation of workers in management of industries. स्टेटमेंट सेकंड, आर्टिकल 43B talks about the promotion of cooperative societies। ये दो स्टेटमेंट्स देंगे, इन्हें आपको रीड करना है, एनालिसिस करना है, एंड इसके रेफरेंस में जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा 4 ऑप्शंस में से वो आपको चूज करना है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट है 43 ये जो आर्टिकल है वो बात करता है प्रमोशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कैसे है उसको उसकी बात करता है आर्टिकल 43 की। सिमिलरली आर्टिकल 43 भी बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए, इनका आपको क्या राइट आंसर चूज करना है। स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज both statements are correct, option B both statements are incorrect, option C statement 1 is correct but second is incorrect, and option D statement first is incorrect but second is correct। तो इस क्वेश्चन के रेफरेंस में दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो पार्ट है उसमें जो आर्टिकल 43 है उसके सब क्लॉजेस हैं 43 एंड 43B जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स की बात करते हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट्स आर, ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन ए वुड बी राइट आंसर चॉइस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके रिगार्डिंग इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो आपके अंदर तो आप
you can put them in the comment section below. Thank you so much for watching this video. Have a great day.